बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फ़हद शबीर। आज हमने एक सीरीज़ शुरू की है पॉडकास्ट की, जिसमें हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो डिफरेंट चैलेंजेस है उस पे हम उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम थोड़ी देर की डिस्कशन किया करेंगे। इसमें जो भी यानी जो आम पब्लिक को चैलेंजेस फेस होते हैं रिगार्डिंग सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की, उसकी फाइनेंसिंग की, उसकी किसी भी किस्म का जो कोई भी इशू आता है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम इधर एड्रेस करें और जिस हद तक हो सके हम इस मसाइल को कवर करें। आज जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम की फाइनेंसिंग थ्रू बैंक। इस सिटिंग में मेरे साथ जो एक एक्सपर्ट अवेलेबल है मोहम्मद उस्मान अशरफ, वो आज हमारे पास हैं। उस्मान अशरफ साहब जो हैं वो H&M इंटरप्राइजेज़ में एज एन बैंक फाइनेंस मैनेजर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज हम इनसे सारी मालूमात लेते हैं कि बैंक फाइनेंसिंग किस तरह होती है पाकिस्तान में और उसके क्या प्रोसेस है, किस तरह एक जो एवरेज इनकम वाला पर्सन है वो उससे फैसिलिटेट हो सकता है। इस सब चीज़ों के लिए आज हमने उस्मान साहब को अपने पास दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई क्या हाल है आपके? ठीक है जी। उस्मान भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अच्छा उस्मान भाई, आज आप हमारी पब्लिक को बताएं कि सोलर फाइनेंसिंग क्या है और पाकिस्तान में ये किस तरह ऑपरेट कर रही है। बात भाई, जिस तरीके से हमारी गाड़ी फाइनेंस होती है, जिस तरीके से हमारा घर इंस्टॉल होता है फाइनेंस होता है, इसी तरीके से हमारा सोलर भी बैंक से फाइनेंस हो सकता है। बेसिकली ये फाइनेंसिंग का मकसद ये होता है कि हम अपने एसेट को परचेज़ करने की मुकम्मल इस्तात नहीं रखते, फिर बैंक हमें फैसिलिटेट करता है कि बैंक हमें इन फॉर्म ऑफ लोन हमें पेमेंट देता है, हम उससे अपनी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और बैंक को हम इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस करते हैं। अच्छा उस्मान भाई, इसमें आजकल जो यानी आपने जिस तरह बताया कि बैंक फाइनेंसिंग जिस तरह हमारी रेगुलर फाइनेंसिंग होती है, ये इस तरह कौन कौन से बैंक सोलर की फाइनेंसिंग कर रहे हैं? अच्छा बात भाई, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फाइनेंसिंग के ना 3 मोड है। यानी एक सोलर एनर्जी के हवाले से मैं बताऊं, एक हमारी सोलर फाइनेंसिंग होती है, एक हमारी लीजिंग होती है, एक पीपीए होता है। ठीक है, पावर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है। अभी मैं अगर बात करूं तो पीपीए के ऊपर और लीजिंग के ऊपर वर्किंग नहीं है या बहुत कम है। ठीक है। ज़्यादा जो टर्म यूज़ हो रही है वो फाइनेंसिंग की है। ठीक है। अब कुछ अर्सा पहले हमारा ग्रीन एनर्जी स्कीम था, वो 6% के ऊपर बैंक से फाइनेंस करवा रहा था। बेसिकली ये स्टेट बैंक का ही प्रोजेक्ट था, जो डिफरेंट बैंक जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। अभी अगर करंटली मैं बात करूं तो तमाम बैंक्स जो है वो कमर्शियल रेट के ऊपर, जो भी आपका कमर्शियल रेट है प्लस उसमें जो काइबर है वो उसके ऊपर आपको रेजिडेंशियल सोलर भी फाइनेंस करके दे रहा है और आपको कमर्शियल भी फाइनेंस करके दे रहा है। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, अब जब किसी भी फाइनेंसिंग की बात आती है तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन सा पर्सन या कौन सा बिजनेस या कौन सी जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो एलिजिबल है किसी भी सोलर सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए। जिस तरह हमारी गाड़ी की एक मिनिमम सैलरी रेंज होती है या बिजनेस की एक इनकम होती है, उस पर हमें वो बैंक एक फैसिलिटी अलाउट करता है कि आप इतनी अमाउंट की गाड़ी ले सकते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन हमारी सोलर की फाइनेंसिंग में भी है कि उसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका? जी जी बिल्कुल फात भाई, हर चीज़ का जो है वो बैंक ने अपने SOPs रखे होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, अगर आप रेजिडेंशियल लगा रहे हैं और आप सैलरीड पर्सन है, बैंक आपका DVR कैलकुलेट करेगा कि आपकी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया सैलरी है तो 40% 40% आपका DVR होगा। DVR क्या है कि आप 40,000 किस्त तक जो है वो सोलर फाइनेंस करवा सकते हैं। देखिए, पहली एलिजिबिलिटी है सबसे पहले आपकी इनकम देखनी कि आप रीपेमेंट की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी में है कि आप जो बैंक से फाइनेंस ले रहे हैं आया कि आप उसको रिटर्न करने के काबिल भी हैं। दूसरा जो है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका सोलर लग रहा है वो आपके नाम पे हो, आपकी मिसेज के नाम पे हो, आपके वालिद के नाम पे हो, कोई इशू नहीं है, बैंक लगा देगा। ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, जिस सेकंड पर्सन के नाम पे है वो को एप्लीकेंट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।
अच्छा उस्मान भाई, अब इसमें जैसे ही आपने बात की है कि आपकी यानी अप एंड डाउन आपके वालिदैन या आपकी वाइफ के नेम पे हो, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? यानी अब एक इसमें एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक घर है, रेंटेड घर है, लेकिन उस बंदे की सैलरी जस्ट सपोज 3 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए, तो क्या वो एलिजिबल होगा? अगर वो एलिजिबल होगा या अपना घर भी होगा तो उसके लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं अपने घर पे सोलर फाइनेंसिंग कराता हूँ तो क्या बैंक मेरे घर को एज एन गारंटी प्लज करेगा? ये चीज़ ज़रा प्लीज़ इस पे गाइड करें। नहीं फाद भाई, घर जो है वो प्लज नहीं होता, जस्ट प्रॉपर्टी प्रूफ लगाते हैं कि आप जिस प्रॉपर्टी के ऊपर सोलर फाइनेंस की फैसिलिटी ले रहे हैं, आया कि आप सोलर उसी प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं, जस्ट प्रूफ वो आपकी डॉक्यूमेंट लेंगे प्रॉपर्टी का। और दूसरी जो बात है कि रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर रेंट एग्रीमेंट है और आप 3 साल से ज़्यादा अरसा या 2 साल से ज़्यादा अरसा आप उसमें रह रहे हैं, तो आपके पास पुराना रेंट एग्रीमेंट भी है और नया भी आपका एग्रीमेंट है, तो आप रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर भी सोलर फाइनेंस करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो सोलर फाइनेंसिंग की अमाउंट होती है, जिस तरह अब हमारे पास एक लिमिट स्टेट बैंक की है कि गाड़ी 3 मिलियन तक फाइनेंस वो आपको गाड़ी का दे सकते हैं, तो सेम क्राइटेरिया सोलर पे भी आता है कि मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस हम बैंक से ले सकते हैं या इस पे कोई लिमिट नहीं है? जी, इसमें भी पहले आपका एक क्वेश्चन था कि कौन एलिजिबल है। जी, मिनिमम 50,000 जिसकी सैलरी है वो सोलर फाइनेंस करवा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि उसकी सैलरी बैंक के अंदर आती हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो। ठीक है। अगर 50,000 उसकी सैलरी है और एज उसकी 50 ईयर से कम है तो वो एलिजिबल है। अब रहेगी आपकी बात कि कितना फाइनेंस ले सकते हैं। रेजिडेंशियल के लिए डिफरेंट बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज है, जो यूजुअल मोस्टली जो बैंक परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ये है कि आपको 5 मिलियन तक रेजिडेंशियल जो है वो लोन मिल सकता है सोलर फाइनेंस के। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, जिस तरह आपने शुरू में एक अर्ज़ की है चीज़ के स्टेट बैंक एक यानी ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम लेके आया था तो 6% पे थी, इस तरह डिफरेंट स्कीम्स आप कह रहे हैं आ सकती हैं डिफरेंट मार्कअप्स पे, तो अभी इस टाइम पे करंट मार्कअप क्या है प्लस काइबर क्या है? यानी अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन समझने के लिए चाहे कि 1 लाख रुपया अगर वो फाइनेंसिंग लेता है तो उसका मार्कअप क्या होगा विद काइबर और उसका क्या सारा प्रोसेस होगा? फॉर भाई डिफरेंट ईयर्स में गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसी आती हैं। अभी जून क्लोज हुआ है तो इनका जो था बिजनेस यूथ बिजनेस लोन, उसमें ये सोलर की फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी दे रहे थे। अभी क्योंकि जून क्लोज हुआ है, अभी किसी बैंक के पास भी कोई भी लोन की सोलर ग्रीन लोन की जो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज लोन है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अभी जो सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है, अगर वो सोलर लगवाना चाहेगा तो 13 प्लस 2.5 तकरीबन 15.5% जो है उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा एनुअली। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख अगर वो फाइनेंस करवाता है तो तकरीबन 15.5 से 16,000 रुपया उसको सालाना उसके 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो उसने फाइनेंसिंग के ऊपर देना है। अच्छा उस्मान भाई, इसमें जो अभी मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है अगर एक नॉर्मल पर्सन इसको अप्लाई करता है? मेरा बेसिकली आज कोशिश है कि मैं आपसे वो सारे टॉपिक कवर कर लूँ जो जनरल क्वेश्चन होते हैं लोगों के। इसमें यानी एक अगर नॉर्मल पर्सन इसको अप्लाई करता है तो कितने दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसकी फाइनेंसिंग बैंक उसको अलॉट कर देता है? फहद भाई, सैलरी पर्सन के लिए तो बड़ा सिंपल है, 15 से 20 दिन लगते हैं और बैंक से फाइनेंस हो जाता है। अब ये तो क्वेश्चन है कि बैंक कितनी देर में करता है, लेकिन हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जो बैंक के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है हम कितनी देर में पूरे कर रहे हैं। बैंक में आपने जब भी केस बैंक में पुट करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन बैंक के हवाले से बैंक को चाहिए होगी, आप जिस दिन प्रोवाइड करेंगे, मुकम्मल करेंगे, उससे तकरीबन 15 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनेंसिंग अलॉट हो जाती है। अच्छा उस्मान भाई, इस पे जब आपको फाइनेंसिंग अलॉट होगी, मेरा अभी भी वही क्वेश्चन है कि एज एन सिक्योरिटी क्या हमारा जो सिस्टम है वो बैंक की मलकियत होगा जब तक हमारा पेमेंट्स क्लियर नहीं हो जाती? उसमें बैंक गारंटी किस चीज़ की रखता है, क्या गारंटी है? उसको बोलते हैं फाद भाई कोलैटरल गारंटी होती है। वो जस्ट एक एग्रीमेंट होता है, उसके साथ आपके चेक लगे होते हैं एज अ श्योरिटी। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी प्लज नहीं होती, कोई भी इसके अलावा अदर जो है वो कोई
कह लें कि कोई सख्त किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब जिस तरह प्रॉपर्टी प्लाज करना है, मोर्गेज करना है, चार्ज क्रिएट करना है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। और दूसरा रही बात ये सोलर की, सोलर है मूवेबल एसेट जी। अगर फर्ज करें हम एज अ वेंडर आज हम सोलर लगा देते हैं, बैंक उसकी कंप्लीशन भी देख लेता है, विजिट भी कर लेता है। अगर क्लाइंट जो है उसकी सोलर की जगह ही रिप्लेस कर देता है तो उसमें ना तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है ना वेंडर है। वो तो फिर क्लाइंट जो है उसको जिम्मेदारी के साथ जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। और जो उसने एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये मैं सोलर फैसिलिटी ले रहा हूँ और मैं इसी सोलर फैसिलिटी को खुद इंजॉय करूँगा, तो उसको चाहिए कि अपनी इस चीज़ के ऊपर जो है वो पूरा फोकस। अच्छा उस्मान भाई, इसमें जो रीपेमेंट टेन्योर्स हैं, यानी जनरली हम गाड़ी 3 साल के लिए 5 साल के लिए फाइनेंस करा सकते हैं, तो जो इनके टेन्योर्स हैं रीपेमेंट के, यानी हमने जो बैंक को इंस्टॉलमेंट करवानी है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या, 3 से 5 साल है, 3 से 10 साल है, कितने साल की हो? फात भाई उसमें सबसे जो रिलैक्सी पॉलिसी है ना वो बैंक अल्फला की है। वो 3 साल के लिए ऊपर भी करते हैं फाइनेंस, 5 साल पे भी, 7 साल पे भी, 10 साल पे भी। अगर फॉर एग्जांपल आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं ना हाइब्रिड का, फॉर एग्जांपल वो 12 लाख का बनता है, तो उसकी अगर आप 10 साल पे फाइनेंस करवाएंगे तो मैक्सिमम आपकी 20,000 के करीब इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपको पता है तकरीबन 1000 प्लस यूनिट आपको प्रोड्यूस करके देता है और 1000 के अगेंस्ट आपको सिर्फ 20,000 पे करना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है और हमें लेनी चाहिए जो एलिजिबल है। अच्छा, इसमें कोई डाउन पेमेंट भी रिक्वायर्ड होती है उस्मान भाई? जी 20% इसकी डाउन पेमेंट होती है। ये मिनिमम है? ये मिनिमम 20% होती है। ठीक है। और इससे ज़्यादा भी अगर यानी किसी में अगर आप ज़्यादा करेंगे अल्टीमेट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी आपकी इंस्टॉलमेंट भी कम बनेगी। ठीक है। अब आजकल एक टर्म आई हुई है फ्रीलांसर की, बहुत सी यंग जनरेशन जो है वो फ्रीलांसिंग करती है, अपने ऑनलाइन बिजनेसेस करती है, बाहर से पेमेंट्स आती हैं उनको, या ओवरसीज़ का क्राइटेरिया हम ले लें, कुछ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, तो ये सब लोग भी इस फैसिलिटी को यानी बैंक फाइनेंसिंग को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि अब एक फ्रीलांसर है उसकी रेगुलर पेमेंट्स यानी जिस तरह आप सैलरी या बिजनेस की बात करें वो उस तरह नहीं होती। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो, तो इन सब ये लोग किस तरह इस फैसिलिटी से जो है वो कर सकते हैं? फहद भाई आपके 2 क्वेश्चन है, एक ओवरसीज़ का और एक फ्रीलांसर का। जो ओवरसीज़ है अगर तो वो अपनी मिसिस को या अपने वालदैन को एक फिक्स अमाउंट भेजता है मंथली, तो उसकी जो फैमिली है वो एलिजिबल है, वो उस अमाउंट के ऊपर फाइनेंस करवा सकती है। और दूसरा जो फ्रीलांसर है, देखिए बैंक ने देखना है आपकी डॉक्यूमेंटेड इनकम कितनी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेड इनकम आती है और आप उसका टैक्स भी पे करते हैं और आपके पास टैक्स रिटर्न भी है कम से कम 3 साल की, तो आप एलिजिबल हैं, आप फ्रीलांसर भी इसके ऊपर ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, इसमें अगला क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली जब हम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो बैंक गाड़ी दे जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो अगर इसकी कोई इंस्टॉलमेंट मिस होती है तो उस सिनेरियो में क्या पेनल्टी जो क्लाइंट को फेस करना पड़ सकती है? बात भी इसमें यह है कि अभी तकरीबन 5 से 7 साल हो चुके हैं मुझे भी बैंक फाइनेंस करवाते हुए, ऐसा कभी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ कि कोई इंस्टॉलमेंट मिस करे। तो ऐसा जारी बात है जिस तरह गाड़ी में ट्रैकर होता है इसी तरह जो है वो बैंक, अगर आपने सोलर फाइनेंस करवाया तो लीगल टीम बैंक हायर करेगा, वो लीगल टीम आपके डोर पे आएगी। जारी बात है वो जो एसेट उसने आपको परचेज करके दिया है वो एसेट जो है वो आपसे वापस लेने की मजाज भी है। दूसरा ये होता है कि जब भी आपकी बैंक फाइनेंसिंग होती है एक वेंडर भी उसके ऊपर इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। तो वेंडर की भी जिम्मेदारी है कि उसने अगर वो फाइनेंस की जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट की अगर क्लाइंट नहीं पे कर रहा तो वो वेंडर को भी कहेंगे कि जो आपके पास रिमोटली उसका कंट्रोल है, लाइक जिस तरह इन्वर्टर का है उसके इन्वर्टर को आप बंद कर, प्रोडक्शन उसकी आप उसकी प्रोडक्शन को बंद कर, बिल्कुल ठीक है। आप उसके एसेट को जो है वो मैक्सिमम किस तरह रोक सकते हैं ताकि क्लाइंट को भी हर्डल आए ताकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करता रहे। अच्छा उस्मान भाई, अब तो ये तो सारी बात होगी क्लाइंट सेंड पे, क्या बैंक के पास रजिस्टर्ड कंपनीज हैं या क्लाइंट अपनी मर्जी से अपनी कंपनी चूज कर सकते हैं?
या हमें बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उन सिलेक्टेड वेंडर्स को उनसे कोटेशन देनी पड़ेगी या उनसे जो मामला है वो करने पड़ेंगे, या कस्टमर अपनी मर्जी से भी अपनी कंपनी चूज़ कर सकता है कि मैंने इस कंपनी से सोलर लगवाना है? जी फहद भाई, जब आप बैंक के पास जाएंगे कि मैंने सोलर फिनांस करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं चला गया हूँ जी मिज़ान बैंक में, मैंने कहता हूँ जी कि मैं वहाँ से सोलर फिनांस करवाना है, मिज़ान बैंक मुझे अपने रजिस्टर्ड वेंडर की लिस्ट देगा। ज़ाहिर बात मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ, मैं जो फैसलाबाद की कंपनीज है उसको 2 को 4 को 5 को टच करूँगा, जो मुझे अच्छा रेट देगा, अच्छी क्वालिटी का जो है वो सोलर देगा, मैं उसके साथ एग्रीमेंट बना दूँगा, वो मैं कोटेशन बैंक दूँगा। बैंक को कोई एतराज़ नहीं है कि आप किस कंपनी से ले रहे हैं, जो बैंक का रजिस्टर्ड वेंडर होगा आप उसकी कोटेशन ले सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें बैंक क्या इस चीज़ को, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है उस चीज़ को बैंक इंश्योर करता है कि आपके पैनल्स ए ग्रेड होने चाहिए, आपका इन्वर्टर एक हाई क्वालिटी इन्वर्टर होना चाहिए, आपकी वायरिंग और जो स्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क होना चाहिए, या वो भी जस्ट क्लाइंट एंड पे ही उसकी? नहीं फहद भाई, जब सोलर इंस्टॉल होता है तो उसके बाद बैंक की टीम जाती है, वहाँ पे विज़िट करती है, जो चीज़ आपने उनको दी है, आपकी कोटेशन में लिखी है। इवन कि मैं बार बार मिज़ान बैंक का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मिज़ान बैंक आपके पैनल का सीरियल नंबर भी लेता है, आपके इन्वर्टर का सीरियल नंबर, यानी इस हद तक क्वालिटी कॉन्शियस कि वो इस हद तक भी लेते हैं कि जो आपने पैनल जिस कंपनी का जिस सीरियल नंबर का दिया है, क्योंकि ये सोलर फिर इंश्योर्ड भी होता है, तो वो अपनी सेफ्टी के साथ भी खेलते हैं, इंश्योरेंस के हिसाब से भी देखते हैं। ये ना हो कि आपने जो पैनल लगाया है वो कोई और ख़राब पैनल है वो बैंक को क्लेम करे, तो इस हद तक जो है वो बैंक मिज़ान बैंक जो है वो उसके और करता है अपने आप को। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, अब 2 क्वेश्चन मेरे मिक्स होंगे, 3। इसमें सबसे पहला तो ये है कि जैसे हमारी नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हुई, प्रीवियस अगर आप देखें गवर्नमेंट ने कुछ टैरिफ वगैरह चेंज किए, तो क्या नेट मीटरिंग से अब कोई क्लाइंट कन्वर्ट होता है हाइब्रिड सिस्टम पे, तो उसके अंदर जो लिथियम बैटरीज हैं क्या हम वो भी फाइनेंस उसके साथ करवा सकते हैं, हाइब्रिड सिस्टम अपना कंप्लीट? एक चीज़, अगर कोई क्लाइंट या कोई इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल कोई नेट मीटरिंग कराते हैं, तो वो जो नेट मीटरिंग की कॉस्ट है क्या वो भी कोटेशन का ही पार्ट होती है या वो सेपरेटली उसमें चार्ज होती है? अच्छा फहद भाई, इसमें यह है कि जो नेट मीटरिंग का कॉस्ट है ग्रीन मीटर लगाने की, वो बैंक फाइनेंस नहीं करता। कोई भी बैंक जो है नेट मीटरिंग की कॉस्ट फाइनेंस नहीं करता, उसने विदाउट ग्रीन मीटर जो आपकी कोटेशन होनी है उसको फाइनेंस करना है, ग्रीन मीटर का एक्सपेंस अल्टीमेट आपके क्लाइंट ने देना। ठीक है। अब दूसरी बात रहेगी बैटरी की। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बैटरी के साथ ही मुकम्मल होता है, बिल्कुल, और बैंक जो है वो बैटरी भी फाइनेंस करता है। बिल्कुल ठीक है। कि अगर आप हाइब्रिड लेते हैं उसमें बैटरी आप ऐड करते हैं 5 किलोवाट की, 16 किलोवाट की, जितना भी आपको बैंक चाहिए पावर बैंक, उस हिसाब से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि आप कितना फाइनेंस लेने के एलिजिबल है। अच्छा उस्मान भाई, अब इसमें एक ज़रा बड़ा ऑनेस्ट हमें आपसे एक जो है वो कमेंट्स आपके चाहिए। बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ अभी स्टेबल हुई हैं, कुछ अर्सा हुआ है, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो पॉलिसीज़ क्या हैं। इन सब सिचुएशन के बावजूद क्या सोलर फाइनेंसिंग करवानी चाहिए? और अगर सोलर फाइनेंसिंग करवाते हैं तो उसके बिजली के बिल में बचत, यानी उतना मैं बिल सेव कर रहा हूँ और मैं इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे कर रहा हूँ, तो क्या एक क्लाइंट, नॉर्मल क्लाइंट एंड पे इसके फ़ायदे हैं या नहीं है? अच्छा फहद भाई, अगर तो मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं शुरू में आया था सोलर फाइनेंसिंग की फील्ड में, तो मैं लोगों की जाके पंजाबी में मिन्नतें करता था कि यार सोलर ना फाइनेंस करवा लो। तब ग्रीन एनर्जी स्कीम थी, 6% पे सोलर था, और बड़े इकोनॉमी का रेट भी थे और मार्कअप भी बहुत कम था, तो लोग सोलर फाइनेंस नहीं करवा रहे थे। मेरी नज़र में या मेरी कैलकुलेशन में जो मैं आज तक की है, आप जितना भी आप सोलर का बैकअप ले लें, आपका मैक्सिमम 2 ईयर में आपको उसका पे बैक मिल जाता है। यानी जितनी आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, मैक्सिमम 2 साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है। तो
मैं तो तब भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप सोलर फाइनेंस करवा लें, नो डाउट आप काइबर प्लस कमर्शियल रेट में है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इंस्टॉलमेंट पे करके अपने बिजली का बिल और इंस्टॉलमेंट प्लस बचत करके देखिएगा कि आपको कितना बचता है। उस्मान भाई, अभी हमने ये सारी जो डिस्कशन की है ना, ये हमने किया एक नॉर्मल क्लाइंट पे, रेजिडेंशियल। इसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो क्लाइंट है जिसमें मेगावाट्स के सिस्टम है या हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट के सिस्टम है, उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जो हमारे लोकल यानी रेजिडेंशियल छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। एक चीज़ इसमें मुझे बता दें। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह मैं हूँ, अगर मैं इटसेल्फ एक डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं बैंक से रजिस्टर्ड कंपनी से लगवाऊँ फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बैंक कोई क्लाइंट को किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहा है तो वो किसी ना किसी पैरामीटर को चेक करने के बाद ही कर रहा है, या बजाय इसके कि क्लाइंट इन्फोर्स करे इस चीज़ को कि मेरी अपनी ही वेंडर को जो है वो आप उसी के केस को प्रोसीड करें। देखिए, पहली बात आप ये बिल्कुल नोट कर लें कि बैंक जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर के साथ ही आपको काम करने देगा, ठीक है। और दूसरा जो है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जब ग्रीन एनर्जी स्कीम चल रही थी तो बहुत सारी इंडस्ट्री ने इससे फ़ायदा लिया जी, और जिन जिन लोगों ने तब से फिनांस करवाई है उन्होंने अपने सिस्टम को 1.5-2 साल में पे बैक अपना ले लिया। बिल्कुल ठीक। अभी अगर करंट की बात करूं तो अगर कमर्शियल इंडस्ट्री भी लेगी, जारी बात है जो हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो तो 5 किलोवाट का होगा, मैक्सिमम 10 किलोवाट का होगा। जब हम 500 किलोवाट पे जाएंगे या हम मेगा पे जाएंगे तो हमारी जारी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। घरों की जो कोटेशन है या घरों की कास्ट है वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप आता है। एग्जैक्टली। बैंक में जब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या कमर्शियल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्योंकि चलता है आपका ग्रीन मीटर वाला जी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट है। वो आप बहुत अच्छा रिटर्न लेंगे और वो मैक्सिमम आप कह लें 18 मंथ में आप अपनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट की है उसका आप रिटर्न लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सोलर फाइनेंसिंग नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या फ्यूचर देखते हैं इसका, यानी अगर हम बड़ा सिलेक्टेड पीरियड मेंशन करें इसमें, तो अगले 5 सालों में आप इसका फ्यूचर देखते हैं? भाई अगर करंट की बात करें 2024 से आज के दिन तक बहुत सारी जो लोग हैं, इंडस्ट्री है, रेजिडेंशियल है, क्योंकि जैसे लोड शेडिंग या बढ़ते हुए बिजली के बिल जो है इन्होंने काफ़ी परेशान किया है, तो लोग बड़ी स्पीड के साथ सोलर के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह जो आने वाला 5 साल है ये इंटरनेशनल भी यही है, ग्लोबली भी यही है कि इसको ये ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो लोग भी माशाल्लाह पाकिस्तान के साहिब शऊर हैं, वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपना जो सोलर है आप हर बंदा अपनी सकत के हिसाब से जो है वो सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो इंशाल्लाह आपको आने वाले 5 साल में सोलर का जो अभी भी रहते हैं, अभी अगर मैं बात करूँ लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सोलर लगे, अभी 20% भी सोलर नहीं लगा, अभी 80% है। अभी हमारा ये 5 साल सोलर इंशाल्लाह ये चलेगा। और अगर आप एलिजिबल हैं बैंक के तो मेरा ख्याल है देर नहीं करनी चाहिए, आपको सोलर फाइनेंस करवाना चाहिए ताकि हम जो बड़ी बिल है और इससे हम जो है वो आसानी के साथ निपट सकें, ताकि हमारी इनकम जो है वो सेव रहे। हम उसी हिसाब से जब सेविंग बनाएंगे तो फर्दर कुछ लेने के काबिल होंगे। उस्मान भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत आज इन्फॉर्मेटिव हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। आई होप के जो हमारे बड़े इजी टू अंडरस्टैंड सारे वर्ड्स थे उस्मान भाई के, जो लोगों के क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग सोलर फाइनेंसिंग, बैंक फाइनेंसिंग, किसी भी किस्म के, वो सारे इस पॉडकास्ट में हमने कवर किए हैं। बाकी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे हम उनको भी अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ पे जो इनवाइट करेंगे, और किसी भी किस्म की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस्मान भाई का भी इसमें इंशाल्लाह जो कांटेक्ट है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह। थैंक यू।